हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ट्रेनी स्पार्क। दोस्तों, अगर आप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स से हो, यानी कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आईडीडी से हैं आप, एमडी से हैं, ये एमडी है, एमडी से हैं, एचआई से हैं या फिर वीआई से हैं, तो मैं और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का जो एक कॉमन पेपर है, पहला पेपर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊँगा। हालांकि वो लिखे हुए नहीं होंगे, मैं आपको बोलूँगा, और जो इम्पोर्टेंट वाले हैं और जो बड़े बड़े आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, जो मैं आपको आंसर लिख के लाऊँगा आपकी हेल्प के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पेपर था पिछले साल का और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ठीक, अब देखिए, ये 3 घंटे का हमारा पेपर होता है और 45 मार्क्स का हमारा पूरा का पूरा एग्ज़ाम होता है। मतलब ये वाला पेपर 45 मार्क्स का आता है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन होता है, पहला वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको एमसीक्यू मिले। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि इन विच स्टेट NIMHR लोकेटेड। NIMHR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। और ये आपका है एमपी में, मध्य प्रदेश। एमपी का जो एक शहर है सीहोर, वहाँ पे ये लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया जो है दोस्तों एक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि रक्त विकार। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग बनना बंद हो जाता है, यानी कि अगर आपको चोट लगा तो थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, जिस वजह से ब्लड रेगुलरली बहता रहता है। हल्का सा चोट लगने के कारण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। देखिए, तीसरा जो है हमारे पास वो है हल्की बौद्धिक दिव्यांगता की आईक्यू रेंज क्या है, यानी कि आईक्यू रेंज हमें बताना है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। तो आईक्यू रेंज जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की होती है वो होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। 4 रेंजेस होते हैं जिसमें देखिए, जो माइल्ड होता है वो सबसे बेटर होता है अगर इंटेलेक्चुअल केस की बात करें तो, और सबसे लोअर होता है वो होता है प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उसकी आईक्यू रेंज होती है 20 से 25, मतलब 20 से भी नीचे से लेकर 25 तक आईक्यू होती है। और जो सीवियर होता है उसका 20 से 40 के बीच का होता है, और जो मॉडरेट होता है उसका 40 से 55, और जो माइल्ड होता है वो 55 से 70 के बीच में होता है। तो देखिए, और ये रेंजेस ना अपने हिसाब से हल्के फुल्के ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है, 35 to 49 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 0 से 20 तक नहीं, ये तो प्रोफाउंड का होता है। ठीक, फिर 50 से 70 या फिर 50 से 75 की बात करें तो हम जाएंगे 50 to 70 के बीच वाला, क्योंकि अगर 70 क्रॉस यानी कि 75 के आसपास होता है तो नॉर्मल व्यक्ति का भी आईक्यू लेवल 75 के आसपास माना जाता है। अब देखिए, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आ सकते हैं। तो देखिए, सही और गलत बताना। जैसे पहला है डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल असमानता के कारण होता है, यानी कि डाउन सिंड्रोम जो डिसेबिलिटी है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। तो बिल्कुल सही है। जब हमारे पास ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो हमें डाउन सिंड्रोम की शिकायत हो जाती है उस बच्चे को। ठीक, अगला देखिए, नवजात शिशु का सामान्य वजन 1.5 किलोग्राम होता है। नहीं, ये गलत है।
जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका बॉडी वेट 2.5 to 4 kg के अराउंड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बेबी में कुछ समस्या है, वो स्वस्थ नहीं माना जाता। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए ये है मैच द फ्लॉविंग्स। इसमें है पहला RCI एक्ट, फिर है नील्ड, फिर है RPWD एक्ट और फिर है ISLRTC। तो इनको हमें अरेंज करना है। तो सबको पता होगा कि RCI एक्ट जो है वो 1992 में आया था। ठीक। RPWD एक्ट जो तीसरा है वो आया था हमारा 2016 में। फिर जो नील्ड है, नील्ड जो है वो है हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नील्ड की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और जो ISLRTC है वो दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। तो ISLRTC का जो फुल फॉर्म है वो होता है दोस्तों इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और ये इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में। तो यहाँ तक हमने ये कवर किया। आप देखिए, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, इसमें क्या करना है, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, पाँचों के आंसर देने हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंस में हमें इसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है टीकाकरण क्या है। तो दोस्तों टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर वैक्सीन या टीका का ऐसा डोज डाला जाता है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बढ़ जाता है और वो आने वाली बीमारियों से लड़ने में क्या होता है, सक्षम हो जाता है। जैसे कि हमारे पास पोलियो का लगता है और कोविड-19 का लगा था, तो ये टीकाकरण था। अब बात करते हैं क्षति की। क्षति क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है। तो क्षति एक ऐसी अवस्था होती है दोस्तों जिसमें व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता से, जो जन्मजात भी होती है और जन्म के बाद भी किसी दुर्घटनावश हो सकती है, और जिस कारण से व्यक्ति जो होता है किसी कार्य को करने में अक्षम, यानी कि उस कार्य को करने में कैपेबल नहीं होता, तो वो स्थिति को क्षति कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं। टोटल बात यह है कि क्षति एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो होता है मानसिक एवं शारीरिक रूप से किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं रहता, तो वो क्षति कहलाती है। और क्षति की खासियत ये है कि जन्मजात भी हो सकता है और जन्म के बाद भी किसी दुर्घटनावश हो सकता है। तो इतना लिखेंगे क्षति के लिए। देखिए मानसिक रोग क्या है, यानी कि मेंटल इलनेस क्या है। तो मेंटल इलनेस जैसा कि नाम से पता है, मेंटल यानी कि मानसिक, दिमागी रूप से किसी प्रकार की बीमारी। मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक अवस्था है, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से कमज़ोर बनाता है। देखिए इमोशन और बिहेवियर हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। हमारे माइंड में जो नर्वस सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कब करना है, कौन सा करना है और हमें कब कैसा बिहेवियर करना है। तो मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति व्यवहारिक और मानसिक रूप से किसी प्रकार से असुविधा महसूस करता है, जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी इसका टाइप है। ठीक। अब चलते हैं क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम क्या है दोस्तों, तो क्रोमोसोम एक ऐसी संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन से बनती है, जाहिर सी बात है। और ये जो होता है ना, हमारे इन्फॉर्मेशंस का पैकेट होता है, यानी कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का संग्रह होता है जो ये क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करता है कि एक पेरेंट्स के गुण बच्चे तक कैसे जा रहे हैं। वो गुण अवगुण भी हो सकते हैं, किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है, आई कलर हो सकता है, हेयर्स, कर्ली हेयर या फिर फ्लैट स्लिम हेयर, ये सारी टाइप्स हमारे पेरेंट्स यानी कि एक बच्चा कैसा होगा उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और पेरेंट्स पे भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम पे, जीन पे नहीं, क्रोमोसोम पे। जीन अलग चीज़ है। अब देखिए बहुविकलांगता को परिभाषित करना है, तो इसमें देखिए करना है वही बात, बहु मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीपल मतलब ज़्यादा, और डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी यानी कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता के कारण जूझ रहा हो। जैसे कि आप देखिए कोई बच्चा जो है वो IDD का है, यानी कि ID का है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है,
अब वो आईडी होने के साथ साथ वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आ सकता है, उसको वो मतलब स्पीच डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक या एक से अधिक प्रकार के दिव्यांगता के कारण ग्रसित हो सकता है। वो एग्जाम्पल आईडी के साथ साथ एसएलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है बच्चे को, या फिर अगर बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में है तो वो उसको स्पीच डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक, तो ये है इसमें। अब चलिए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पार्ट सी जो है, इसमें आपको कितने 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और चारों क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं, यानी कि 12 मार्क्स का आपका पार्ट सी है। तो देखिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है पहला क्वेश्चन। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये वही है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखने, समझने और उसे व्यक्त करने, एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं होता, उसको उस प्रकार की समस्या आती है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ मेजर टाइप्स हैं, जैसे कि हो जाता है हमारा पहला डिसलेक्सिया, फिर डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। हमें ये 3 याद रखना है, वैसे तो और भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीज़ों को अगली वीडियोज़ में। तो डिसलेक्सिया वो होता है जिसमें बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं होता, उसको पढ़ने में समस्या आती है, हिंदी पढ़ने, इंग्लिश पढ़ने, या फिर मैथ के वर्ड्स जैसे कि 1 2 3 काउंटिंग पढ़ने में, पहचानने में। फिर आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इसमें बच्चा जो होता है लिखने में प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक, फिर आता है डिसकैल्कुलिया, इसमें बच्चा मैथ के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक, फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक ऐसी अवस्था, ये कोई, पहले हमें लिखना है बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसे कंडीशन है जिसमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को वो उस डिसेबिलिटी ने कितना प्रभावित कर रहा है, कितना इफेक्ट डाल रखा है उसके ऊपर। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% है तब वो बच्चा डिसेबल माना जाएगा। 40% मिनिमम और 40 से ऊपर भी हो सकता है, और ये RPWD एक्ट के तहत होता है। केस हिस्ट्री देखिए क्या है, केस हिस्ट्री के बारे में देखिए। तो केस हिस्ट्री स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस हिस्ट्री के तहत ही हम बच्चे की हिस्ट्री का अनुमान लगाते हैं, उसको लिखते हैं और आने वाले चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए केस हिस्ट्री किस लिए इंपॉर्टेंट है? बच्चे को क्या प्रॉब्लम है वो जानने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चे की नीड को पता करने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चे की एबिलिटी, उसकी क्षमता क्या है वो पता करने के लिए। चौथा पॉइंट IP बनाने के लिए। पाँचवा पॉइंट कोई अर्ली इंटरवेंशन के लिए, यानी कि हस्तक्षेप, शीघ्र हस्तक्षेप के लिए, कि अगर पहचान लिया हमने स्टार्टिंग में कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे फेस करेंगे, उसके लिए क्या क्या हम डेवलपमेंटल प्लान्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं केस हिस्ट्री के अंदर। फिर आता है वाणी विकार, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर क्या है। स्पीच डिसऑर्डर क्या है? तो स्पीच डिसऑर्डर एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्पीच डिसऑर्डर एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा बोलने में प्रॉब्लम फेस करता है, किसी चीज़ को बोलने में, किसी शब्द का उच्चारण करने में और अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाने में जब प्रॉब्लम फेस करता है तो वो स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आता है। स्पीच डिसऑर्डर के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप जो है हमें याद रखना है वो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर वो होता है उच्चारण में समस्या, जैसे कि जिस बच्चे को उच्चारण में समस्या है, जैसे कि वो रॉ को लॉ बोलता हो, तो ये आर्टिकुलर डिसऑर्डर के अंदर आता है। दूसरा है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी डिसऑर्डर यानी कि प्रवाहिकता संबंधी विकार। इसके अंतर्गत बच्चा किसी अपनी भाषा को, बात को कहने में फ्लुएंसी महसूस नहीं करता, उसको कठिनाई आता है, जैसे कि हकलाना, तुतलाना। तो ये सब जो होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए WHO की जो रोल है वो रिहेबिलिटेशन में, यानी कि पुनर्वास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका। और ये अगला क्वेश्चन जो है, इन दोनों को सेम सेम हम लिख सकते हैं कि इनमें क्या करना होगा। मैं WHO क्या करता है? प्लान्स बनाता है,
एग्जीक्यूट करवाता है, उन पे नियंत्रण रखता है और लोगों को जागरूक करने के कई कई कदम उठाता है। तो ये इसमें आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अपने दिमाग से लिखने वाले हैं। तो और इसको हमने अभी किया नहीं है, तो आगे देखेंगे। वैसे 4 क्वेश्चन करने थे, हमने 4 फेस किया। आगे की तरफ चलें तो देखिए, ये जो पार्ट डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट डी, पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक दिव्यांगता क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये पार्ट डी जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए, शीघ्र हस्तक्षेप क्या है? तो इसके बाद देखो, बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि आईडी, ऑटिज़म, एसएलडी, इन सब की एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसको आप देखेंगे तो उसमें डिसऑर्डर्स बताए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। ये हर पेपर में आने वाला है, और चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं चाहे आप सेकंड ईयर के हैं। तो ये हमने नहीं पढ़ा तो आपको बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए, मैंने भी ऐसे ही आपको मुंह से बताया सारे आंसर्स, तो ये आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं नोट्स बना के लाऊंगा, तो आप उतार लेना। तो वैसे देखा जाए तो एक 4th क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि अर्ली इंटरवेंशन वाला क्वेश्चन है कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है। तो वही अर्ली इंटरवेंशन में वही बच्चे को शुरुआत में निगरानी में रखते हैं, पता चल जाए कि उसको क्या डिसेबिलिटी है, तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता है बच्चे को डिसेबिलिटी से बाहर निकालने में, और उसकी प्रॉब्लम्स को जल्दी पहचानते हैं। जल्दी पहचान लेंगे तो ज़्यादा जल्दी पहचानेंगे, उतनी जल्दी हमें टाइम रहेगा उसको बच्चे के अंदर से निकालने में। और देखिए, शीघ्र हस्तक्षेप के जो विभिन्न मॉडल हैं, वो मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं? क्या होते हैं? पहला होता है डेवलपमेंटल मॉडल होता है, और मेडिकल मॉडल होता है, एजुकेशनल मॉडल होता है, फैमिली सेंटर मॉडल होता है, और वही बिहेवियर मॉडल हो सकता है, पर्यावरण यानी कि इकोलॉजिकल मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स हैं। तो 4th पार्ट जो है पेपर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक, जिससे सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी मेरे को पता है इसमें ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस को लिख कर करेंगे नोट्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट योर थॉट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।